हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है भारत का इतिहास 1700 से लेकर 1950 का, जिसमें हम यूनिट 4 को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए है जो कि DU में पढ़ता है, SOL में पढ़ता है, NC वेब में पढ़ता है या फिर IGNOU में पढ़ता है और उनका ये सिलेबस है। और अगर वो ऑफलाइन एग्जाम्स देने जा रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस वीडियो में हमने बात करा है जो हिस्ट्री के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है 1857 के विद्रोह की जो क्रांति थी उसके बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, कहीं भी स्किप ना करें, अदरवाइज़ आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप छोड़ देंगे। और हो सकता है इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर इस चैप्टर के रिगार्डिंग आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपके एग्जाम्स में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है 1857 का विद्रोह। विद्रोह की शुरुआत किस प्रकार हुई, विद्रोह के कारण क्या है, विद्रोह के आखिर में परिणाम क्या निकलेंगे और विद्रोह के प्रकृति क्या है। ये पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं कुछ टॉपिक्स पे बेसिस है। ठीक है, तो मैं पूरा का पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। आप ये सारी चीज़ें हमारे वेबसाइट पे जाके भी पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, एक बार जरूर चेक करें। ठीक है, तो 1857 का विद्रोह संग्राम क्या था। तो 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन से भारतीय जनता की मुक्ति के संघर्ष के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। ठीक है, तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भारत के लोगों द्वारा किया गया था। इसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी और कई बार तो ऐसा लगा कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का क्या हो चुका है, अब अंत हो चुका है। यद्यपि ये एक महक से पानी विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था, किंतु जल्दी ही उसने उत्तर भारत में विस्तृत क्षेत्र की जनता एवं कृषक वर्ग को अपने अंदर मिला लिया था। ठीक है, जब ये विद्रोह शुरू हुआ था तब ये बहुत छोटा सा था। ठीक है, कुछ ही लोगों में क्रांति करने का जज्बा था, परंतु कुछ ही समय में इस विद्रोह ने कुछ ही समय में उत्तर भारत के बहुत बड़े वर्ग के लोग, आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े स्तर पर लोगों को अपने अंदर जोड़ा। किसान वर्ग हो गया, ठीक है, पीड़ित वर्ग हो गया, जो वर्ग अंग्रेजों के द्वारा पीड़ित था, शोषित था, उस वर्ग को इन्होंने अपने अंतर्गत जोड़ा। हमारा पहला टॉपिक आता है 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे। ठीक है, किन कारणों से 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ। ठीक है, तो ये जो है इसमें मैं 6 पॉइंट्स हैं, इसमें मैं आपको पॉइंट्स को समझा देता हूँ, आप इन सारे की डिटेल्स पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। ठीक है, तो ये जो पहला पॉइंट है वो है किसानों का शोषण। सिंपल सी बात है, किसानों का शोषण हुआ था ब्रिटिश साम्राज्य के भारत में आने के बाद। किस प्रकार, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बंगाल में जो ब्रिटिश शासन है वो आया था। ठीक है, बंगाल में उन्होंने अपनी बसावट करी और बसने के बाद उन्होंने बंगाल को लूटा। किस प्रकार लूटा बंगाल को, वहाँ का जितना भी पैसा है उसको अपने अंतर्गत शामिल कर लिया, पैसे को छीन लिया, लूट लिया और कहाँ भेज दिया इंग्लैंड। पैसे को इंग्लैंड भेज दिया। ठीक है, बंगाल को लूटा। उसके बाद उन्होंने ऐसी नीतियाँ लेके आए जिन नीतियों के द्वारा किसानों को लूटा जा सके। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछले ही वीडियो में आपको बताया था, रैयतवाड़ी और मालवाड़ी, 2 प्रकार की नीतियाँ लेके आए थे ये, जिन नीतियों ने किसानों को बहुत बड़े स्तर पर लूटा। ठीक है, नीतियों के हिसाब से आप कह सकते हैं कि किसानों को बहुत बड़े स्तर पर लगान देना था। ठीक है, अपने पूरे के पूरे जितना भी उन्होंने उगाया है उसका 10 हिस्सा, ठीक है, उसका पूरा हिस्सा, आधा हिस्सा, इस प्रकार उन्होंने लगान देना था। दूसरी बात, लगान नहीं देने पे उनकी ज़मीन छीन ली जाती थी। तो ये पूरा का पूरा शोषण हो रहा था अंग्रेजों के द्वारा किसानों का। तो किसान हो गए थे इस चीज़ से परेशान। तो उनमें उन्होंने क्या करा, किसानों ने कहा, अब किसानों ने सोच लिया था कि अब क्या करना है, ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना है। कहाँ से, भारत से। और यहाँ के जो लोग थे वो लोग किसानों का फ़ायदा किस तरह उठाते थे। अंग्रेजी जो आप कह सकते हैं छोटे छोटे ऑफिसर्स थे, अगर कोई काम करवाने अंग्रेजों को जाना होता तो ये उस चीज़ का भी पैसा लेते थे। ठीक है, पैसा जितना हो सके उनसे पैसा ऐंठते थे ताकि किसानों को और से और अधिक लूटा जा सके। ठीक है, तो किसानों के पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं। फिर दूसरा आता है रियासतों का विलय। रियासतों के विलय से तात्पर्य है कि अंग्रेजों में विद्रोह किस प्रकार आरंभ हुआ, रियासतों के विलय के कारण। कैसे कि अंग्रेजों के शासन में जो हिस्सा उनके अंतर्गत था वो तो था ही। ठीक है, बहुत बड़े स्तर पर उन्होंने भारत में कब्जा कर लिया था। दूसरा, छोटी छोटी रियासतों को वो अपने अंतर्गत मिला रहे थे।
किस प्रकार उनको डरा के या फिर उनको कोई चीज़ का लालच दे के कि हम आपको पैसा देंगे, राजा बना देंगे, इस तरह से उनसे उनके साथ मिलकर अपनी ही जो रियासतें हैं, भारतीय रियासतें, उनको अंतर्गत मिला रहे थे। ठीक है, तो ये परेशानी देखनी पड़ी। अब देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सहयोगियों को भी नहीं बख्शा। ठीक है, जिन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद करी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हीं को भी लूट लिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी कितनी बदतर थी उस समय। ठीक है, तो नवाब वाजिद अली शाह के सुप्रशासन के बहाने, ठीक है, आप कह सकते हैं कि उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि आप प्रशासन अच्छा नहीं करते, और उनका भी जो भी साम्राज्य था उसे अपने अंतर्गत ले लिया गया। इससे पहले 1848 में सतारा और 1854 में नागपुर झांसी को भी अपने अंदर इन्हीं बहानों से लिया गया था। ठीक है, ब्रिटिश शासन ने इसी बहानों से अपने अंतर्गत मिला लिया था। तो क्या हुआ, जितने भी ये लोग हैं, आप देख सकते हैं कि कोई भी बहाना, ठीक है, नागपुर और झांसी का आप कह सकते हैं ना कि एक राजा मिलता है, एक राजा होता है, तो उनका कोई राजा नहीं था नागपुर और झांसी का। तो राजा ना होने के कारण एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अंग्रेजों को एक मौका मिल गया था कि अभी ये राजा नहीं है, मतलब अब इसको कोई नहीं चलाएगा, तो अंग्रेजों ने उसे अपने अंतर्गत ले लिया। जब नागपुर और झांसी को अपने अंतर्गत लिया तो झांसी की रानी और नागपुर की बेगम, ठीक है, जो बेगम अंग्रेजों के क्या हो गए, कट्टर दुश्मन हो गए। स्थिति और खराब हो गई जब अंग्रेजों ने नाना साहिब को क्या करा, पेशवा नाना साहिब जो कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के दो पुत्रों, जो पुत्र थे, ठीक है, उनको पेंशन देने से मना कर दिया। नाना साहिब को पेंशन देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। अवध के विलय से सिपाहियों में रोष हो गया। ठीक है, अवध एक जगह है जिसको अंग्रेजों में मिलाने के बाद, अंग्रेजों ने अपने अंदर मिला लिया, तो क्या हुआ, सिपाहियों में आक्रोश आ गया। सिपाही गुस्सा हो गए कि अवध को भी क्यों मिलाया, क्योंकि ज़्यादातर जो सिपाही थे वो अवध से थे और उनकी पूरी की पूरी फैमिली अवध में रहती है। ठीक है, एक प्रकार से अब अंग्रेज जब उस पर शासन करेंगे तो वो जितना हो सके उतना लूटने की कोशिश करेंगे, वो पैसा में लूटेंगे, ठीक है, लोगों को भी परेशान करेंगे, पीड़ित करेंगे। तो इसीलिए कौन खुश नहीं थे, जो सैनिक हैं खुश नहीं थे। और सैनिकों ने 1857 में, इन्हीं कारणों से सैनिकों ने 1857 में विद्रोह को क्या करा, योगदान दिया अपना। अंग्रेजी शासन का विदेशीपन, इससे क्या तात्पर्य है कि सिंपल सी बात है, अंग्रेज विदेश से आए थे, ठीक है, तो उनको अपना स्टैंडर्ड जो है वो हाई लगता था, किन के मुकाबले, भारतीय लोगों के मुकाबले। वो भारतीय लोगों को नीच समझते थे पूरी तरह से, ठीक है, उनकी आप कह सकते रिस्पेक्ट नहीं करते थे, उनको एक तरह से आप सकते जानवरों की तरह ट्रीट करते थे। तो यही एक कारण था कि ना ही भारत और अंग्रेज़ों के बीच में कोई अच्छे बॉन्डिंग बन पाई, और बॉन्डिंग ना बनने के कारण जो भारत के लोग हैं वो आक्रोश में थे कि अंग्रेज जब इतने बुरा हमारे साथ कर सकते हैं तो फिर हम क्यों उनके साथ अच्छा करें। इसीलिए अंग्रेज भारतीयों ने क्या करा, मिल के 1857 का विद्रोह करा। अब सिपाहियों का प्रभाव, 1857 की शुरुआत में सिपाही विद्रोह से हुई थी। ठीक है, सिपाही जो भी 1857 का विद्रोह चालू हुआ था वो कहाँ से चालू हुआ था, सिपाहियों के एक छोटे से विद्रोह से। ये सिपाही मुख्यतः उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के क्या थे, किसान वर्ग से आए हुए थे। जैसे कि हमने देखा ईस्ट इंडिया कंपनी की शीर्षक नीतियों से कृषक वर्ग गरीब तथा बर्बादी की और क्या हो रहा था, अग्रसर हो रहा था। सिंपल सी बात है, हमने ये देखा कि अंग्रेजों के द्वारा लाई गई जो भी नीतियां हैं वो सारी नीतियां क्या है, एकदम बेकार हैं और किसानों को लूटने वाली नीतियां हैं। तो किसान क्या हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। इसका प्रभाव सिपाहियों पर भी पड़ा। वस्तुतः इनमें से अधिकांश कृषि से प्राप्त आय की कमी को दूर करने के लिए सेना में भर्ती हुए थे। ठीक है, तो कई सारे ऐसे सिपाही थे जो कि खेती करके अगर उनका जीवन खर्चा नहीं चल रहा था, इसीलिए वो किस में शामिल हुए, सेना में, कि उनको थोड़ा एक्स्ट्रा फंड मिलेगा जिससे उनका घर चल सकेगा। यही कारण था किस में जुड़ने का, सेना में जुड़ने का। और अब सेना में जुड़ने के बाद उन्होंने देखा कि वो जो किसान वर्ग है उनको भी वो पीड़ित कर रहे हैं। ठीक है, पीड़ित कर रहे हैं, तो क्या करा कि जितने भी सैनिक हैं उन्होंने विद्रोह कर दिया पूरी तरह से। जो सैनिक थे उन्हें 7 से 8 रुपये मासिक वेतन दिया जाता था, और उनको भोजन का खर्चा, जो भी उनकी प्राइवेट पर्सनल चीज़ें, उन सब के लिए उन्हें पैसा वापसी करना पड़ता था। अगर उन्हें खाना चाहिए तो खाने का पैसा वो देते थे, कपड़ों का पैसा देते थे, ठीक है, रहने का पैसा देते थे, ये सब वो चुकाते थे। तो अब क्या हुआ, उनके अंदर आक्रोश हो गया कि हम सिपाही भी इन्हीं के हैं, ठीक है, दूसरा ये हमें फंड देते हैं और हमसे ही वापसी भी लेते हैं। तो यही कारण थे कुछ जिनों से क्या हुआ, विद्रोह का वो बना। अब इसके बाद एक और पॉइंट आता है, वो है धर्म का खतरा। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। धर्म के खतरे से सिंपल सा तात्पर्य है कि ब्रिटिश शासन कभी नहीं चाहता था कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रहकर कुछ करे।
ठीक है, वो कभी नहीं चाहता था। इसीलिए वो मुस्लिमों को हिंदू के लिए भड़काता था और हिंदुओं को मुस्लिमों के लिए भड़काता था। इसके लिए वो क्या करते थे, इसके लिए वो अफवाहें फैला देते थे। ठीक है, अफवाहें फैलाने से क्या होता था कि हिंदू मुस्लिम में जो दुश्मनी है वो बनी रहती थी। परंतु जो 1857 का विद्रोह हुआ, उस विद्रोह के अंतर्गत ही हिंदू और मुस्लिम को ये पता चला था कि अंग्रेज हमें मिलकर नहीं काम करने देना चाहते, इसीलिए उन्होंने मिलकर 1857 का विद्रोह बड़े स्तर पर किया। ठीक है, मुस्लिम लोग भी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि शामिल थे किन में, हिंदुओं के साथ ग्रुप में 1857 के। दूसरा कारण निकला हिंदू धर्म के खतरे के लिए कि जो अंग्रेज थे वो क्रिश्चियंस थे। क्रिश्चियंस का मतलब कि वो चर्च में अपना जो भी वर्शिप करते हैं। अब वर्शिप करते हैं तो अंग्रेज़ों ने चर्च बनाए इंडिया में। अब इंडिया में चर्च बनाने के बाद अंग्रेज़ों क्या करते थे, उसको फंड भी करते थे। ठीक है, अंग्रेज चर्च को फंड करते थे, पैसे देते थे तभी चर्च चलता था। साथ में आप कह सकते हैं सुरक्षा भी देते थे, सुरक्षा देते थे उन लोगों को जो कि चर्च के काफ़ी इंपॉर्टेंट पीपल्स हैं, लोग हैं। ठीक है, 1856 में एक एक्ट पास हुआ जिसके तहत क्या कहा गया कि जो भी है जवान को आवश्यकता पड़ने पर कहाँ जाना पड़ेगा, शपथ लेनी पड़ेगी विदेश जाने की। अब 1857 में एक एक्ट पास किया गया कि जो भी व्यक्ति भर्ती होगा, ठीक है, उसको एक शपथ लेनी पड़ेगी कि वो विदेश भी जाएगा अगर उस विदेश में उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो। ये एक शपथ दिलाई गई हर एक व्यक्ति को। ठीक है, अब इसका भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है, जैसे कि कुछ ऐसे आप कह सकते हैं ना कि कुछ सिपाही ऐसे थे जिनको समुद्र पार जाना मना था। ठीक है, या फिर उनका धर्म उन्हें समुद्र पार जाने नहीं दे सकता, समुद्र को पार करने नहीं देता था। तो इसके लिए एक धर्म का खतरा सामने आने लगा था। बाकी आप ये पॉइंट हमारे वेबसाइट पे भी पढ़ सकते हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं और यही पॉइंट आपको लिखने हैं। तत्कालिक कारणों से क्या तात्पर्य, ऐसे कारण जो उस समय उत्पन्न थे, जैसे कि सूखा, ठीक है, सूखा था, या फिर आप कह सकते हैं बाढ़ का आ जाना। और सूखा किसानों के लिए घातक था क्योंकि किसान इस चीज़ से क्या होते थे, उनकी फसल खराब हो जाती थी, वो अपना जो टैक्स है वो नहीं पे कर पाते थे और उनकी ज़मीन उनके हाथ से निकल जाती थी। ठीक है, ये एक प्राकृतिक आपदा है, परंतु अंग्रेज प्राकृतिक आपदा को ना देखते हुए बस ये देखते थे कि किसान ने टैक्स पे किया या फिर नहीं। अगर नहीं किया तो उसकी ज़मीन को कब्जा कर लेते थे। तो ये कारण थे। अब विद्रोह का उद्भव कहाँ से हुआ ये देखते हैं। विद्रोह का उद्भव ये देख सकते हैं आप, ये फोटो, ठीक है, ये फोटो है जंग की। 27 मार्च 1857 को वैंकूवर में तैनात एक युवक सैनिक मंगल पांडे ने अकेले ही ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करके क्या कर दी, बगावत कर दी। सबसे पहले 27 मार्च 1857 में मंगल पांडे ने ब्रिटिश शासन पर हमला किया, वहाँ के कुछ अधिकारियों पर हमला किया और क्या कर दिया, बगावत कर दी। उसे फांसी पर लटका दिया गया और इस घटना पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया परंतु इस घटना पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। परंतु कुछ ऐसे सिपाही थे जो कि इस चीज़ से कि मंगल पांडे को फांसी पर क्यों चढ़ा दिया गया, इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे। ठीक है, उनके अंदर असंतोष था और क्रोध पैदा हो चुका था और यहीं से क्या हुई, 1857 की क्रांति आरंभ हुई। इस घटना के 1 महीने बाद 24 अप्रैल को मेरठ में तैनात एक देसी घुड़सवार को 90 लोगों ने चर्बी लगे कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। ठीक है, तो 90 लोगों ने चर्बी लगे कारतूस को इस्तेमाल करने से मना कर दिया था, जो कि अप्रैल 24 की बात है और मेरठ में घुड़सवार थे। तो क्या हुआ, उनमें से 85 लोगों को तो बर्खास्त कर दिया गया। ठीक है, तथा 5 मई को 10 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। ठीक है, 85 लोगों को, और जितने भी बाकी बचे थे उन्हें जोरदार प्रतिक्रिया हुई और अगले 10 मई मेरठ को तैनात पूरी भारतीय फौज ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो अगले ही 10 दिनों के अंदर आप कह सकते हैं 10 मई को क्या करा, 10 मई को मेरठ में जितने भी सैनिक तैनात थे उन्होंने पूरी तरह से विद्रोह आरंभ कर दिया, अपने साथियों को मुक्त कराया और ब्रिटिश अधिकारियों को मारकर उन्हें दिल्ली और कूच करने का निर्णय लिया। ठीक है, उन्होंने अपने साथियों को फ्री कराया जेलों से और ब्रिटिश के जितने अधिकारी हो सकते थे उन सबको मार दिया। इससे ये पता चलता है कि उनके दिमाग में ब्रिटिश शासन के लिए कोई भी विकल्प नहीं था। इससे आप सिंपल से ये कह सकते हैं कि वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को राजी ही नहीं थे। वो चाहते थे कि अब ब्रिटिश शासन या तो हम मरेंगे या ब्रिटिश शासन हटेगा। ठीक है, दूसरी बात जिससे ये साफ पता चलता है कि ये महज सिपाही विद्रोह नहीं था, वह यह लोग ने जैसे ही सिपाहियों के अधिकारियों को गोली चलाने की आवाज़ सुनी, आसपास के सैनिक बाजारों को लूटने शुरू कर दिया और अंग्रेज़ों के बंगलों पर आक्रमण भी कर दिया। ठीक है, जैसे ही उन्हें पता चला कि अब अंग्रेज सैनिक आ रहे हैं हमारे पास, तो उन्होंने क्या करा,
जितने भी विद्रोही थे उन्होंने अपने आसपास के, आप देख सकते हैं, सैनिक बाजार, जहाँ पे सिर्फ सैनिकों के लिए चीज़ें थी और सैनिकों ने अपनी ही चीज़ें लूट ली। क्यों? क्योंकि अगर उनको विद्रोह करना है तो उनको चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और वो चीज़ें थी किसकी? ब्रिटिश शासन की। तो ब्रिटिश शासन की चीज़ों को उन्होंने लूटा और विद्रोह आरंभ किया। उसके बाद आसपास के गाँवों के, आप कह सकते हो, गुज्जर शहर में घुसे, आए और विद्रोह में शामिल हो गए। कुछ ऐसे लोग थे जो गांवों से निकल कर आए, ठीक है, और किस में शामिल हो गए? सीधा शामिल हो गए विद्रोह में। दूर संचार के तार को काट दिया गया, घुड़सवार को रोक दिया गया जो कि दिल्ली जाता था, ठीक है। जैसे कि मेरठ के सैनिक दिल्ली पहुंचे, वहाँ भी भारतीय सैनिकों ने बगावत कर दी और विद्रोह को बढ़ावा दिया। उन्होंने वृद्ध बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया, ठीक है। तो 1857 में ही बहादुर शाह जफर को भारत का क्या घोषित कर दिया गया? सम्राट घोषित कर दिया गया। इस प्रकार 24 घंटों के अंदर मामूली विद्रोह से शुरू होकर ये पूरे राजनीतिक बगावत में परिवर्तित हो गया था। अगले एक महीने में बंगाल की पूरी फौज ने बगावत कर दी। सारा उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत शस्त्र लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा हो चुका था। अलीगढ़, मैनपुर, बुलंदशहर, इटावा, मथुरा, आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, शाहबाद, दानपुर, पूर्व पंजाब, भारतीय सैनिकों ने कहा ये सब जगहों पे भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। फिर आता है कि सेना के विद्रोह करने से पुलिस तथा स्थानीय प्रशासन भी तिरबितर हो गया था, ठीक है। तो सेना ने जब विद्रोह करा तो जो भी पुलिस प्रशासन था या फिर वहाँ की जो भी सिक्योरिटी थी वो सारी की सारी तिरबितर हो गई, टूट गई, और लोग वहाँ से अपनी अपनी सिर्फ जान बचा के भाग रहे थे। इसके बाद तुरंत बाद शहर तथा गांव में विद्रोह भी शुरू हो गए, लेकिन कई स्थान ऐसे थे जहां पे लोग सैनिकों के विद्रोह से पहले ही बगावत कर चुके थे, ठीक है। कई ऐसी भी जगह देखने को मिलेंगी आपको 1857 के विद्रोह में जहां पे सैनिकों ने विद्रोह आरंभ नहीं किया। विद्रोह पहले से ही आरंभ हो चुका था, किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। यह भी विद्रोह जहाँ भी विद्रोह भड़का वहाँ पे सरकारी खजाने को क्या करा? लूट लिया गया, गोला बारूद को जब्त कर लिया गया, वीर को और न्यायालयों को जला दिया गया, कारागार के दरवाजे खोल दिए गए, गांवों में कृषक तथा बेदखल किए गए और जमींदारों, महाजनों तथा नए जमींदारों पर उन्होंने देखभाल किया था, हमला कर दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ? जहाँ पे भी, सिंपल सी बात है, इस पैराग्राफ में बताया गया कि जहाँ पे भी विद्रोह आरंभ हुआ वहाँ पे तो पहली बात तो खजाना लूटा गया, ठीक है। जितना था पैसा हो सका था उन्होंने लूटा विद्रोह ने। दूसरी बात, उन्होंने न्यायालय, उनके बंगले, उनके घर, उनकी गाड़ियाँ सब में आग लगा दी थी, कुछ नहीं छोड़ा था किन्होंने? 1857 के विद्रोह के दौरान। और जहाँ पे भी हमला हुआ वहाँ पे भी उन्होंने लूटपाट करी। दूसरी बात कि हमले के बाद उन्होंने महाजन, वो व्यक्ति या फिर आप कह सकते हैं जमींदार जिनके पास किसानों की ज़मीन होती थी, वो लूट लेते थे ज़मीन और अपने पास जब्त कर लेते थे, उनको भी लूटा। उन्होंने सरकारी दस्तावेज तथा महाजनों को बही खाते को नष्ट कर दिया। उन्होंने अंग्रेजों के बनाए न्यायालय, राजस्व कार्यालय, राजस्व दस्तावेज एवं थानों को नष्ट कर दिया। इसी तरह विदेशियों ने उपनिवेशवादी शासन के चिन्ह को मिटाने के लिए क्या किया? प्रयास किया। जिन क्षेत्रों में लोगों ने बगावत सक्रिय रूप से नहीं की, वह लोग अपनी सहानुभूति विद्रोह को की ओर दे रहे थे और उनकी सहायता से ये कहा जाता है कि विद्रोही सिपाहियों को अपने साथ भोजन ढोना नहीं पड़ता था क्योंकि गांव वाले उन्हें भोजन खिलाते थे, ठीक है। देख सकते हैं आप कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिन लोगों ने विद्रोह में सैनिकों का सहायता नहीं करी विद्रोह के दौरान, ठीक है, जैसे वो लड़े नहीं उनसे, वही लोग विद्रोहियों को क्या खिलाते थे? भोजन का प्रबंध करते थे। इसके लिए विद्रोहियों को हर जगह अपना भोजन लेकर ढूंढना नहीं पड़ता था, ठीक है। वो जिस गांव में गए वहाँ के लोग उनका पालन पोषण करते थे, उनको खिलाना पिलाना सारी सुविधाएं उनको देते थे। तो एक प्रकार से पूरे भारत ने मदद करी थी विद्रोहियों की ताकि वो किनको हटा सके? ब्रिटिश शासन को हटा सके। दूसरी तरफ ब्रिटिश फौज के प्रति जनता का विद्वेष भी स्पष्ट था। उन्होंने किसी भी सहायता अथवा सूचना देने से इनकार कर दिया और फौजियों को गलत सूचना देकर गुमराह भी किया, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी हुआ जब फौजी ब्रिटिश शासन गांव वालों के पास पहुंचा कि आप बताइए कि आपने क्या देखा या फिर आप यहाँ पे विद्रोही आए थे कि नहीं, तो ब्रिटिश शासन ने, जो गांव वाले हैं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया, ठीक है, उन्होंने मना कर दिया। और तो और कुछ लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन देके उन्हें गुमराह भी करा। मध्य भारत में जहाँ की ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे, फौजियों ने विद्रोह कर दिया। हजारों की संख्या में इंदौर सैन्य दल इंदौर के विद्रोही सिपाहियों के साथ मिल गए। इसी प्रकार 20,000 से भी ज़्यादा ग्वालियर सैन्य दल तातातोपिया तथा झांसी जाने के लिए चल दिए, ठीक है। तो हर जगह से लोग आए, हर जगह से सैनिक आए लड़ने के लिए और 20,000 से ज़्यादा ग्वालियर और सैनिक
जो सैन्य दल होते हैं वो तात्या तोपे सहित झांसी जाने के लिए चल दिए। सारे उत्तर भारत और मध्य भारत में आगरा तथा लखनऊ तक ही सीमित थे। ठीक है, उत्तर भारत और मध्य भारत उस समय आगरा लखनऊ तक ही आप कह सकते हैं सीमित था। उन्हें अन्य जगह अंग्रेजी फौज कहाँ थी, फैली हुई थी तथा अंग्रेजी शासन ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी। विद्रोहियों की सबसे ध्यान देने वाली बात यह थी कि हिंदू और मुस्लिम में एकता देखने को मिली। आप देख सकते हैं हिंदू और मुस्लिम में एकता देखने को मिली थी जब विद्रोह चल रहा था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलके जो अंग्रेजी शासन है उसको हटाने के लिए कार्य कर रहे थे। मेरठ व दिल्ली में हिंदू सिपाहियों ने एकता होकर बहादुर शाह जफर को क्या करा, घोषित कर दिया वहाँ का सम्राट। किसी हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों ने सम्राट का आधिपत्य स्वीकार किया और विद्रोही बाद दिल्ली चलो का क्या दिया, आह्वान दिया। ठीक है, तो कई लोगों ने हिंदू मुस्लिम मिल के साथ जो हिंदू थे उन्होंने मुस्लिम सम्राट को माना कि ठीक है आप यहाँ पे क्या करिए, आप यहाँ पे शासन करिए। बहादुर शाह जफर को ये कहा ठीक है आप यहाँ पे शासन करिए और हम चलते हैं दिल्ली। तो उन्होंने क्या कहा, दिल्ली चलोगा, आप कह सकते हैं नारा प्रस्तुत किया कि अब जाएंगे हम लोग दिल्ली। इसका आह्वान दिया। हिंदू और मुस्लिम के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी गई और साथ में लड़े और साथ में मरे। जहाँ सिपाही पहुँचते हिंदू भावनाओं के प्रति आदर करते हुए गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिए गए। ठीक है, तो क्या करा लोगों ने, हिंदू हत्या, वो जो गौ हत्या होती है गाय की हत्या, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया मुस्लिमों ने, क्योंकि हिंदुओं को इस बात से प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हिंदू और मुस्लिम में भाईचारा कितना अच्छा था उस समय। अब विद्रोह में क्या क्या घटनाएं हुई है भी देख लेते हैं। ठीक है, तो 1857 की नियमित सेना में लगभग 45,000 यूरोपीय और 2,23,000 भारतीय थे। इस समय अधिकांश यूरोपीय इकाई कब्जे में ले लिए गए थे। फलत केंद्र थी। अंततः एक समय कोलकाता दिल्ली के बीच मात्र 5 यूरोपीय रेजिमेंट ही उपस्थित थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कितने लोग आखिर सेना में थे, कितने लोग भारतीय थे, कितने लोग यूरोपीय थे। ठीक है, तो 45,000 यूरोपीय, 2,32,000 भारतीय सैनिक थे और दिल्ली से लेके कोलकाता के बीच में 5 यूरोपीय रेजिमेंट को स्थित किया गया था। मेरठ के मेरठ के जो विद्रोही सेना थी वो 11 मई दिल्ली पहुंच गई थी और पेंशन पर जी रहे मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड को विद्रोह का नेतृत्व संभालने के लिए को कहा तथा उन्हें शाह हिंदुस्तानी के ओहदे से अलंकृत किया था। ठीक है, तो शाह हिंदुस्तानी के नाम से बहादुर शाह जफर को पुरस्कारित भी किया था। भगत किया परिवार ईटा बुलंदशहर इटावा जून में प्रथम सप्ताह तक विद्रोह की आग अलीगढ़, मेनपुर, मथुरा, लखनऊ, बरेली, कानपुर, झांसी, मिंचा, ये जितनी भी जगह यहाँ तक पहुँच चुकी थी। फिर आते मध्य जून और सितंबर के 1857 के बीच यह अब ग्वालियर तक जा पहुँची थी। ठीक है, सलाईकोटा और बिहार और दानपुर, हजीराबाद, रांची, भगलपुर, यहाँ तक क्या हुई 1857 के विद्रोह की क्रांति वहाँ तक पहुँच गई थी। सितंबर अक्टूबर में स्पष्ट हो चुका था कि विद्रोह की आग नर्मदा को नहीं पार करेगी। ठीक है, तो अब सितंबर अक्टूबर में ये पता चल गया था कि अब विद्रोह की जो आग है वो नर्मदा नदी को पार करके आगे नहीं जाएगी और आगे नहीं फैलेगी। ठीक है, इसीलिए उन्होंने नर्मदा नदी से पहले ही सारा का सारा विद्रोह किया। नर्मदा के उत्तर पे विद्रोही दिल्ली और पटना के बीच गंगा नदी से गुड ट्रक रोड तक फैली हुई थी। अब आता है सैन्य विद्रोह की बात करें तो विद्रोहियों की घटना के क्रम को देखने से ही उसके फैलने की प्रवृत्ति और उसके तरीके का पता लगता है। विद्रोह की आग मेरठ और दिल्ली से गंगा तट पर पहुंची। ठीक है, मेरठ से चालू हुई, दिल्ली पहुंची और उसके बाद गंगा के तट पर पहुंची। जैसे जैसे विद्रोह की खबर फैली वैसे वैसे उतने ही अंतराल से विद्रोह बढ़ा। एक अफवाह यह भी थी कि 30 मई 1857 का दिन उत्तर भारत से अंग्रेजों का पूर्ण रूप से निष्कासित करने के लिए मुकर्रर किया गया था। ठीक है, तो 30 मई 1857 को एक डेट पर 30 मई और 1857 की जो डेट है ये कहा गया कि इस दिन पूरे भारत से हम ब्रिटिश शासन है उसको पूरी तरह से उखाड़ फेंकेंगे। ये डेट उन्होंने बताई, किन्होंने, विद्रोहियों ने। जिस प्रकार दिल्ली पर कब्जा होने की खबर से सेना और जनता में विद्रोह कर दिया, उसी प्रकार मई के अंत में लखनऊ का पतन होने पर अवध के आसपास के इलाकों के विद्रोही भी भड़क उठे।
इस बात से कुछ परिणाम मिलते हैं कि विद्रोह कर रही रेजिमेंट के बीच थोड़ा बहुत तालमेल और संचार कायम था। उन्होंने कार्यकलाप में एक प्रकार से सामान्यता थी। जिन्होंने एक तालमेल बैठाने की कोशिश की, उन्होंने क्या नाम गुप्त रखा गया था। ठीक है, जो भी लोग तालमेल बैठाना चाहते थे सेना इस विद्रोह के बीच में, ठीक है, उनका नाम गुप्त रखा गया। सेना में एक ही क्षेत्र अवध से ज़्यादातर सिपाही भर्ती हुए थे, सॉरी अवध से ज़्यादातर सिपाही आए थे, ठीक है, सेना में। अंततः विद्रोह तथा ब्रिटिश कार्यवाही की खबर तेजी से फैली। धर्म के संबंध अफवाहों ने विद्रोहियों की आग को फैलने में मदद की, में घी डालने का काम करा। ठीक है, धर्म से रिलेटेड जितनी भी अफवाहें थी उन्होंने विद्रोह को बड़ी तेजी से बढ़ाया। इसी विद्रोह में ब्रिटिश अधिकारियों के घर नष्ट किए गए, सरकारी खजाने को भी बड़े स्तर पर लूटा गया। अब जन विद्रोह का मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। जन विद्रोह से यहाँ पे तात्पर्य है कि जनता द्वारा किया गया विद्रोह। 1856-57 के जड़ों में गांव से दूसरी ओर चपतियाँ विरासत होती थी। विभिन्न व्यक्तियों के लिए इसका अलग अलग अर्थ था। वस्तुतः यह विद्रोह का बिगुल था। जहाँ जहाँ ये चपतियाँ पहुँची वहाँ विद्रोह की आग फैली। ठीक है, तो चपतियाँ एक चीज़ होती है, आप कह सकते हैं, और हर लोग इसको अलग अलग तरह से मानते हैं। तो एक प्रकार से ये बिगुल था, भोपू होता है ना जिसको बजाया जाता है युद्ध से पहले, जिससे पता चले कि युद्ध आरंभ हो चुका है। तो ये चपतियाँ जहाँ जहाँ पहुँची वहीं पे आरंभ हो चुका था विद्रोह 1857 का। अब ये क्या करते थे, आग वहाँ पहुँची, चर्बी लगे कारतूस, आटे की हड्डी चूर्ण में मिलावट और जबरदस्ती ईसाई धर्म में परिवर्तन करने की अफवाहों ने अंग्रेजों के खिलाफ जनता में असंतोष को क्या करा, पैदा कर दिया। कई स्थानों पर लोग इकट्ठा होते थे, बातचीत करते थे, योजना बनाते थे और सरकारी तथा बनिया समुदाय की संपत्ति पर आक्रमण कर देते थे। पड़ोसी गांव में एक जाति और नातेदारी के संबंध से जुड़े लोग इकट्ठा होते और एक साथ मिलकर क्या करते, आक्रमण करते थे। अमूमन 30 से 60 गांव के लोग एक साथ मिलकर सदा मुख्यालय का आक्रमण करते थे, मुख्यालय पर आक्रमण कर देते थे। सभी जगह आक्रमण का तरीका एक जैसा था। कर वसूलने वाले अधिकारियों को न्यायालय में काम करने वाले पदाधिकारी पुलिस बनिया और आक्रमण किया जाता था। ठीक है, पुलिस पर बनिया पे वो लोग जो इनसे टैक्स वसूलते थे, इन सब पे वो क्या करते थे, हमला कर देते, कैदियों को रिहा कर देते थे। निश्चित रूप से विद्रोही राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित होकर काम करते थे। ठीक है, जितने भी विद्रोह थे वो सिर्फ राजनीतिक रूप से होते थे। वो चाहते थे कि जिस तरह हो सके राजनीतिक या फिर शक्ति से किसको, ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंके, और आर्थिक स्रोतों को नष्ट करने का बिल्कुल नहीं हिचकिचाते थे। ठीक है, वो आर्थिक स्रोत जहाँ से अंग्रेजों का पैसा आता था उसको नष्ट भी कर देते थे, उसे लूट भी लेते थे। मसलन कोटा की कोयले की खान को नष्ट कर दिया गया, नहर को तोड़ दिया गया ताकि गांवों द्वारा ब्रिटिश सेना बुलंदशहर ना पहुंचे, और इसी प्रकार रेलवे पर भी क्या करा गया, आक्रमण कर दिया गया। संयुक्त प्रांत में उन कारखानों पर आक्रमण किया गया जिन पर गरीब मजदूरों के जीने के साधन के रूप में निर्भर थे। ठीक है, तो उन प्रांतों पर क्या करा गया, आक्रमण करा गया जहाँ पे गरीब मजदूर जीने के लिए उस पर करते थे, बिकॉज गरीब मजदूरों से ही वो काम करवाते थे ज़बरदस्ती। ठीक है, तो उस पर भी आक्रमण कर दिया गया। विद्रोहियों को दबाने का क्रम अंग्रेजों को विद्रोहियों के बीच एकता और बांधने को देखने हैरानी हुई। ठीक है, अंग्रेजों ने देखा कि विद्रोही जो हैं वो हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब ये मिलके काम कर रहे हैं तो उससे क्या हुआ, वो हैरान हो गए। हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के खिलाफ खड़े ना हो सके। विद्रोहियों ने इस बात की भी ध्यान रखा कि अंग्रेजों द्वारा फैलाई गई जितनी भी बातें हैं उनसे हिंदू और मुस्लिम में कोई आपसी जंग ना हो जाए, आपसी परेशानियां खड़ी ना हो जाए। ठीक है, इस चीज़ का भी उन्होंने ध्यान रखा। अब बगावती रियासतों की बात करें, मतलब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं या फिर कह सकते हैं रियासतें। 1857 के विद्रोह में केवल अंग्रेजों को उखाड़ फेंका नहीं गया बल्कि नए प्रशासन के लिए विद्रोहियों द्वारा संगठनात्मक प्रयास भी किए गए। ठीक है, अब जो विद्रोही दल था उन्होंने 1857 में अंग्रेजों को हटाने की कोशिश करी और साथ में अपना शासन बैठाने की भी कोशिश करी। पहली बात, दिल्ली पर कब्जा करने के बाद पड़ोसी राज्य जो आधुनिक राजस्थान है, ठीक है, से पत्र द्वारा सहयोग मांगा। दूसरा, दिल्ली में प्रशासकों का एक निकाय स्थापित किया। ठीक है, निकाय स्थापित किया। इससे 10 में से 6 सदस्य सेना के लिए गए थे और 4 अन्य
दूसरे विभाग निर्णय बहुमत से किया जाता था। ठीक है, तो उन्होंने एक प्रशासन बनाया कि 10 लोगों को हम इकट्ठा करेंगे, जो कि 6 जाएंगे सेना को करेंगे, सेना को पालन करेंगे। ठीक है, सेना में काम करेंगे, और जो बचे 4 हैं वो बाकी विभागों के लिए भी कार्य करेंगे। अन्य केंद्र में भी इस प्रकार के संगठनात्मक प्रयास किए गए थे। अवध में विरजिस कादर के स्वयंसमृति से बादशाह घोषित किया गया था। यह घोषणा 30 जून 1857 को चिन्हट के युद्ध में अंग्रेजों को हरा कर तुरंत बाद की गई थी। ठीक है, विद्रोही में निम्नलिखित शर्तों का पालन भी किया था। दिल्ली के आदेश का पालन करेंगे। ठीक है, तो जो भी देखिए सिंपल सी बात है, जो दिल्ली है वो मेन है। ठीक है, अगर छोटे छोटे आप कह सकते हैं आसपास के शासन है, और अगर दिल्ली में मेन शासन बैठा है तो दिल्ली की बात सुनी जाएगी, दिल्ली जो कहेगा वही होगा। दिल्ली में बहादुर शाह जफर बैठे हुए थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात हुई, विद्रोही दल जाते, छोटे से जगह को लूटते, ठीक है, उसको अपने अंदर कब्जे में लेते, और उसके बाद वहाँ पे प्रशासन बैठाते समय वो कुछ बातों का ध्यान रखते कि जो भी होगा दिल्ली के द्वारा, दिल्ली का आदेश का पालन करेंगे। वजीर को चुनाव के लिए चुना जाएगा, चुनाव क्या करेगा, चुनाव सेना करेगी। वजीर जो होता था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता था सेना के लिए। ठीक है, तो उसका चुनाव कौन करेगी, सेना ही करेगी। सेना के जो बड़े अधिकारी है वो करेंगे। सेना की समिति के बाद ही सेना के अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो सेना की सहमति जो होगी उसी के बाद सेना के अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा। सपोज करिए कि भारतीय सेना में या विद्रोही सेना में किसी एक अंग्रेज को या फिर किसी एक घोटालेबाज को शामिल कर ले, तो वो तो पूरे के पूरे विद्रोही दल को ही निपटा देगा। ठीक है, अंग्रेजों को अपने जो खबरें हैं वो दे दे के, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हम बड़े ध्यान से इस चीज़ का वो करेंगे। अवध में विद्रोही कार्यकारी परिषद में 2 निर्णय लेने वाली इकाई थी। पहला, संगठन और भुगतान को देखने के लिए प्रशासक और दरबारी के अधिकारियों से मिलकर बनी इकाई। विद्रोही सिपाही और कुछ दरबारी अधिकारियों से मिलकर बनी मिलिट्री सेल। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आप कह सकते हैं संस्थाएं बनाई गई थी। अब आती हैं बाद की हालत, जब विद्रोह हो गया तो उसके बाद की क्या हालत निकली, तो इसको भी देख लेते हैं। नई सेना रणनीति और ताल्लुकदारों के आत्मसमर्पण के कारण 1857 के विद्रोह को दबाने में मदद मिली। ठीक है, अब 1857 के विद्रोह को दबाने में क्या मदद मिली, अंग्रेजों को रणनीति उन्होंने बनाई, सैन्य रणनीति, और ताल्लुकदारों ने क्या करा, आत्मसमर्पण कर दिया था। अंग्रेजों ने पुण्य भारत पर अपना कब्जा तो जमा लिया था, परंतु उन्होंने विद्रोह से बहुत ही ज़्यादा उनको आप कह सकते हैं कि परेशानियां देखनी पड़ी, और भारतीय राजाओं ने उन्हें इस आधार पर सहयोग दिया कि वे उत्तराधिकारी के प्रश्न पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पहला, भूमिपति। उत्तर पश्चिम प्रांतों में अंग्रेजों ने बहुयात में भूमि पर कब्जा किया, उन्होंने पुनर्वर्ती किया। ठीक है, जिन भूमि पर कब्जा किया था उन्हें फिर से पुनर्वर्तित किया। कुछ अधूरे आंकड़ों से पता चलता है कि 17 लाख मूल्य वाली भूमि को जब्त कर लिया गया, और 9 लाख मूल्य वाली भूमि को पूरा राजस्व प्रदान किया। पुरस्कार देने में बड़े जोतेदारों को ज़्यादा क्या मिली, ज़्यादा चुना गया। ठीक है, पुरस्कार दिए गए कई ऐसे लोगों को जिन्होंने जो आप कह सकते हैं विद्रोह के बारे में बताया था। ठीक है, बंगाल के पतन के बाद अधिघोषणा द्वारा 6 खास इलाकों को छोड़कर पूरे अवध की संपत्ति का अधिकार जब्त कर लिया गया। ठीक है, अब लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में एक घोषणा पारित की गई कि सिर्फ 6 राज्यों को छोड़ दिया जाएगा, या फिर 6 छोटे जगहों को छोड़ दिया जाएगा, और बाकी पूरे के पूरे लखनऊ में, पूरे के पूरे अवध में किसका कब्जा होगा, अंग्रेजों का कब्जा होगा। वहाँ का राजस्व भी अंग्रेजों का होगा और वहाँ का संपत्ति भी अंग्रेजों की होगी। ताल्लुकदारों को उन्हीं की वफादारी और आत्मसमर्पण करने के एवज में अंग्रेजों को सूचना एकत्रित करने और देने के लिए इलाका प्रदान किया गया। ठीक है, जिन लोगों ने भी अंग्रेजों को सूचना दी उनके लिए उनको काफ़ी सारी ज़मीनें दी गई ताकि वो वहाँ पे शासन कर सके। 25,543 गाँवों में से 22,648 गाँवों को पुनर्वितरण किया गया। ठीक है, फिर से गाँवों को बनाया गया। फिर अवध की संपत्तिगत अधिकारी इच्छा अधिकारिता काशकर्ता सिद्धांत पर अधिकार था। ठीक है, आधारित थी। 1859
से 60 में अवध के कई जिलों में इस ताल्लुकदारी बंदोबस्त को जमकर विरोध किया गया। ठीक है, तो 59 से 60 के दौर में क्या किया गया, ताल्लुकदारी बंदोबस्त का विरोध किया गया था। ग्रामीण असंतोष को देखते हुए सरकार ने ताल्लुकदारियों की मांग पर अंकुश लगाया और कम उपज वाली जमीन को अधिकतम दर निर्धारित कर दी। अब क्या करा अंग्रेजों ने ये देखा कि अभी भी जो इंडियंस हैं, भारतीय हैं, वो गुस्सा हैं अंग्रेजों के द्वारा इस नीति से, ताल्लुकदारी बंदोबस्त जो था। तो उन्होंने क्या करा, वो ताल्लुकदारी बंदोबस्त में और भी कुछ परिवर्तन किए। ठीक है, तो उनकी जो मांग थी उन पर अंकुश लगा दिया और अधिकतम दर निर्धारित कर दी। किस पे, ज़मीन पर जिस ज़मीन की उपज कम थी। यह भी तय किया गया कि 12 साल तक इच्छा पर आधारित काश्तकारों या अल्प अधिकारियों को रक्षा दी जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने एक ऑर्डर भी दिया कि 12 साल तक कुछ लोगों को क्या दी जाएगी, सिक्योरिटी भी प्रदान की जाएगी। राजा महाराजा की हालत बहुत बुरी थी विद्रोह के बाद, बिकॉज उन्होंने भी विद्रोह में कहीं ना कहीं हेल्प करी थी लोगों की। ठीक है, तो उसके बाद उनकी भी हालत में थोड़ा परेशानियाँ थी। ये याद रखना होगा कि राज्य के हस्तगत करने से ब्रिटिश नीति के कारण बहुत से भारतीय राजाओं ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसमें झांसी की रानी, नाना साहेब, बेगम हजरत महल थे। विद्रोहियों के दौरान कैनिंग ने भी गौर किया कि ग्वालियर, हैदराबाद, पटियाला, रामपुर, रीवा जैसे राजाओं का साथ ना मिला होता तो 1857 की आधी में ब्रिटिश सत्ता का विनाश अविस्मरणीय था। ठीक है, अब सपोज करिए भारत के जो राजा थे उन्होंने भी मदद करी थी ब्रिटिश शासन को हटाने के लिए विद्रोहियों की। ठीक है, और तो और उन्होंने सहायता करी थी, अपनी सेना दी, जो उनके पास असला बारूद था वो दिया। ठीक है, जितनी भी धन दौलत जो भी थी उन्होंने वो प्रदान करी। और अगर ये चीज़ें प्रदान नहीं होती तो क्या होता पता है, जो पूरा का पूरा वो चल रहा था वो आधे में ही ख़त्म हो जाता। ठीक है, वो इतना आगे तक पहुँच ही नहीं पाता था। अंत 1858 का उद्घोषणा में रानी ने घोषणा की कि वे अपने राज्य को फैलने के अंग्रेजों की कोई मंशा नहीं है। ठीक है, राज्य फैलाने की अंग्रेजों की कोई मंशा नहीं है। अब 1858 में एक घोषणा की गई, रानी ने यह घोषणा की कि अपना राज्य फैलाने की अंग्रेजों की कोई घोषणा वो नहीं है। अब अंग्रेज नहीं चाहते कि जितना उनके पास राज्य है वो उसी में अपना शासन करेंगे और भी वो इससे ज़्यादा नहीं फैलाएंगे। रजवाड़ों को प्रसन्न करने के लिए कैनिंग ने संपत्ति का सिद्धांत को पारित समाप्त कर दिया था और सभी शासकों को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और गोद लेने का अधिकार भी दे दिया था। ठीक है, अब ऐसे लोग जिनके पास, जैसे राजा जिनके पास अपना बेटा नहीं है, ठीक है, तो वो क्या कर सकते थे, वो गोद ले सकते थे। परंतु 1858 से पहले आप कह सकते हैं कि ये नहीं था। अगर आपके पास राजा नहीं है तो आपको ब्रिटिश शासन को अपना साम्राज्य सौंपना पड़ेगा, आप गोद लिया बच्चा भी नहीं पाल सकते। ठीक है, तो ये परेशानी थी उनके सामने। फिर तीसरा पॉइंट आता है, बाकी पॉइंट आप पढ़ सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है 1861 में भारत के मामले में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चार्ल्स वुड ने कैनिंग को पत्र लिखा। ठीक है, तो कैनिंग को पत्र लिखा था किसने, सेक्रेटरी ऑफ चार्ल्स वुड ने पत्र लिखा, जिसमें विद्रोह के बाद सेना के प्रति ब्रिटिश नीति का खुलासा मिलता है। अगर किसी एक रेजिमेंट ने विद्रोह किया तो मैं चाहूँगा कि दूसरे रेजिमेंट उससे इतना अलग थलग हो कि उसे विद्रोही रेजिमेंट पर गोली चलाने का जरा भी हिचक ना हो। ठीक है, अब क्या हुआ, सिंपल सी बात है कि उन्होंने एक लेटर लिखा ब्रिटिश साम्राज्य के मेंस को। ठीक है, जो मेन लोग होते हैं उन्हें उन्होंने बताया कि मैं चाहता हूं कि एक ऐसी सेना को बनाया जाए जिसमें जो रेजिमेंट है, ठीक है, जो आप कह सकते हैं ग्रुप्स हैं, वो ग्रुप्स एक दूसरे से इतना अलग हों, जैसे कि ए ग्रुप अलग हो, बी ग्रुप अलग हो, सी ग्रुप अलग हो। ठीक है, कि अगर ए ग्रुप, जो ग्रुप ए है, अगर वो विद्रोह करने की कोशिश करता है तो बी और सी उसको गोली मार दें बिना किसी हिचक के। ठीक है, मेरे को ऐसे लोग चाहिए, इस प्रकार से उन्होंने बताया और कहा। ठीक है, अवध, बिहार और मध्य भारत में सैनिकों को क्या करा गया, भर्ती कर लिया गया था। उनकी भर्ती तेजी से में कटौती की गई। ठीक है, तो जिन लोगों को युद्ध जाति, जो नॉन मटेरियल के रूप से घोषित किया गया था, कुछ ऐसे लोग होते थे, अंग्रेज भी आप कह सकते हैं कि जो पार्शियलिटी है, ठीक है, भेदभाव है, वो अंग्रेज भी करते थे। ठीक है, वो सेना में सिर्फ उन लोगों को ही भर्ती करते थे जो उन्हें लगते थे कि हाँ ठीक है, अदरवाइज वो लोग जो कि भर्ती होना चाहते हैं या फिर उनकी जात नहीं है उस प्रकार की, उन्हें वो भर्ती नहीं करते थे।
इन लोगों के विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की सहायता की थी। ठीक है, कई लोगों ने अंग्रेजों की सहायता करी थी विद्रोह को दबाने के लिए। संपेक्ष में समुदाय, जाति, जनजाति और प्रति वफादारी को बढ़ावा दिया ताकि 1857 के अवध के सिपाहियों के बीच जो एकजुटता स्पष्ट हुई थी उसके निर्माण में बाधा डाली जा सके। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या करा, बाद में कई लोगों को पुरस्कारित किया जिन्होंने बताया था। ठीक है, जिससे क्या हुआ, जिससे अंग्रेजों को एक आप कह सकते हैं पॉजिटिव पॉइंट मिला कि अगर कल को विद्रोह होता है तो ये लोग हमारी भी मदद करेंगे। दूसरा, ये लोग उनके साथ ना जाकर नहीं जाएंगे और उनकी खबर भी हमें देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पॉइंट्स बना सकते हैं आप। ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं। ये चौथा पॉइंट है, आप देख सकते हैं। ब्रिटिश नीति 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अब इंग्लैंड की रानी के नाम पर सीधा शासन होने लगा था। अब देख सकते हैं आप, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट खड़ा होता है। ठीक है, कि 1857 का विद्रोह हुआ, 1858 में ब्रिटिश शासन को वहाँ से हटा दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है उसे वहाँ से हटा दिया गया और अब जो शासन होता था वो ब्रिटिश शासन के द्वारा डायरेक्टली होता था। जितना भी खजाना यहाँ पे इकट्ठा होता था वो सीधा कहाँ जाता था, वो खजाना जाता था इंग्लैंड की रानी के पास। और जितना भी शासन होता था वो क्रूर होता था, बहुत परेशानीदायक शासन होता था उन लोगों के लिए। ठीक है, 1800 राजकीय घोषणा इस प्रकार थी। उन्होंने कुछ घोषणाएं की थी, वो घोषणाएं कुछ इस प्रकार थी, इन्हें भी देख लेते हैं। कि 2 जनवरी 1859 को जिन लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। केवल उन लोगों को छोड़कर जिन लोगों ने अंग्रेजों की क्या करें, अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या करी है। ठीक है, जिस व्यक्ति ने अंग्रेजी अधिकारी की हत्या करी है उसको फांसी दी जाएगी, बाकी सबको माफ़ कर दिया जाएगा। दूसरा, सरकारी नौकरी सबको लिए उपलब्ध होगी। जो व्यक्ति चाहता है सरकारी नौकरी करना वो सरकारी नौकरी कर सकता है। भारत की प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाज के बारे में, तो रीति रिवाजों को सम्मान दिया जाएगा। जितनी भी भारतीय चीज़ें अंग्रेजों के अनुसार बहादुर शाह सेकेंड को विद्रोह की बागडोर संभालने का आह्वान एक बार फिर से दिल्ली में मुगल सत्ता की स्थापना का प्रयत्न था। ठीक है, बहादुर शाह जफर को शासन पकड़ा देने का मतलब क्या है कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बार फिर मुगल शासन को शुरू करना। अधिकारियों के बीच इस प्रकार की धारणाएं फैली हुई थी जो विद्रोह के बाद के दिनों में समुदाय के प्रति उनके व्यवहार को प्रतिबंधित करती थी। 48 मुस्लिम विरोधियों ने रवैया इतना मजबूत था कि वह सैयद अहमद खां ने कौन था वफादार मुस्लिम शीर्षक पर एक पर्ची लिखना समझा। इस पूर्व में उन्होंने अंग्रेजों के प्रति मुसलमानों की वफादारी के बारे में भी प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो ये थी आपके आज की वीडियो 4th सेमेस्टर के हिस्ट्री की यूनिट 4 1857 के विद्रोह के बारे में। जितने पॉइंट हो सकते थे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें जितना हो सके वीडियो को, और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो में कौन सा पार्ट समझ नहीं आया। अगर आपको कुछ पार्ट समझ नहीं आया तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वेबसाइट पर जाइए, नोट्स को पढ़िए। नोट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके रिगार्डिंग आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे आप चेकआउट करिए। और भी वीडियोस के नोट्स अवेलेबल हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम टेलीग्राम पे अपलोड करते हैं, तो आपकी काफ़ी हेल्प होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।